ओके, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बता देता हूँ मैं। आखिर मतलब रीज़न क्या है रिडम्पशन करने का। तो सपोज़ एक अपना कंपनी है ABC लिमिटेड, अभी इसको बिज़नेस स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद का पैसा लगाए बिज़नेस में, ओन फंड, या लोन ले वो लोन फंड। अभी खुद का पैसा लगाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इश्यू करे इक्विटी शेयर्स, ठीक है, या इश्यू करे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू करेगा या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो ओनर जो भी शेयर होल्डर रहेगा, शेयर होल्डर वो कंपनी का ओनर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह लोन भी ले सकती है कंपनी, उसमें उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, या तो लॉन्ग टर्म लोन लेगा या शॉर्ट टर्म लोन लेगा। लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास, या वो डिबेंचर इशू करे या फिर लॉन्ग टर्म लोन ले बैंक से, और ऐसे लॉन्ग टर्म बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वैसे ही शॉर्ट टर्म में भी है, शॉर्ट टर्म लोन ले बैंक से, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कैश क्रेडिट ले सकता है, कैश क्रेडिट, या वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इससे हमारा बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी चीज़ें गवर्न करता है इंडिया में कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013। अभी कंपनीज एक्ट 13 क्या बोलता है, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर जब इशू करता है, प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर जब इशू करता है तो वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू कर सकता है, मैक्सिमम फॉर 20 ईयर्स। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो केस में 30 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी। तो मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स या 30 ईयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, अब जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म होने आया, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा शेयर्स, अपना शेयर्स वो वापस बाईबैक कर लेगी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो प्रॉब्लम क्या है, वो डायरेक्टली बाईबैक नहीं कर सकती, उसमें भी कंपनी को कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं। जितने भी रेगुलेशंस है सारे रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अभी वो रेगुलेशन क्यों दिए हैं उसका भी रीज़न है, वो रीज़न बता देता हूँ मैं पहले। सपोज़ करो ये अपना कंपनी हो गया ABC लिमिटेड, ठीक है। उसका एक एक्सट्रैक्ट ले रहा हूँ मैं बैलेंस शीट का, ठीक है। उसका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ले रहा हूँ मैं। अभी वो सपोज़ उसके पास इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारे रुपीज़ है इन करोड्स, सारा करोड्स में ले रहा हूँ। तो 200 करोड़, 200 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहाँ पर रेट होगा, प्रेफरेंस शेयर के आगे हर बार रेट लिखा होगा कितने % वाला शेयर्स है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सपोज़ ये अपना 300 करोड़ है। वैसे कुछ रिजर्व पड़ा रहेगा कंपनी के पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी सपोज़ करो हम 100 करोड़ है, ठीक है। वैसे ही अदर लोन रहेंगे, जैसे करंट लाइबिलिटी हो गया वगैरह वगैरह, सारा मिला के करंट लाइबिलिटी मैं ले लेता हूँ 2 3 5 6 6
ये भी 50 ले लेते, चलो 50 करोड़ अपना करंट लाइबिलिटी। उसके अगेंस्ट में सामने असेट होगा अपने पास, फिक्स असेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ करंट असेट भी होंगे। सपोज करते हैं हम लोग फिक्स असेट मेरे पास 500 करोड़ है, 5 6 650, 650 करोड़, 650 करोड़। इन्वेस्टमेंट 100 का ले लेते हैं, करंट असेट 50 का पड़ा है मेरे पास। ठीक है, अब ये करंट लाइबिलिटी में मेरा लोन वगैरह सब आ गया। ठीक है, ठीक है, लोन वगैरह सब करंट लाइबिलिटी में आ गया। अब जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने जाऊंगा तो ये जो लोन वाले हैं ना, ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे। क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे पता है? जब भी कंपनी लोन के लिए अप्लाई करती है, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी को अपना बैलेंस शीट देना पड़ता है। कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करो, बैंक में वगैरह वगैरह, जिधर भी अप्लाई करना है तो कंपनी को अपना बैलेंस शीट देना पड़ता है। तो ये लोन वाले क्या करते हैं, वो टाइम पे ये लोन नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बैलेंस शीट दे रहा हूँ ये लोन लेने के लिए, तो वो टाइम पे क्या हुआ रहेगा, कंपनी ने इनका नेटवर्थ देखा रहेगा, जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो नेटवर्थ में क्या देखते वो लोग, ये नेटवर्थ बोलते हैं इसको, जो भी ओनर का कैपिटल है ना, ओनर का फंड जो है खुद का, वो नेटवर्थ है। तो उन्होंने नेटवर्थ देखा रहेगा 200 इक्विटी कैपिटल, 300 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी ओनर का होता है। तो टोटल 600 करोड़ है। ठीक है, 600 करोड़ पे उन्होंने लोन दे दिया 50 करोड़ का। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे रिडीम करना पड़ेगा, तो ये तो चला जाएगा यहाँ से 300 करोड़। तो मेरा नेटवर्थ कितना बच जाता फिर, 200 करोड़ ये प्लस 100 करोड़ ये, 300 करोड़ ही बच रहा है। तो उनको रीपेमेंट का टेंशन आएगा कि अगर कंपनी का कैपिटल ख़त्म हो गया तो हम लोग को रीपेमेंट कैसे करेंगे ये लोग। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 कि वेन एवर यू वॉन्ट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसका जितना नॉमिनल वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू उतना, ठीक है, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना 300, उतने का तुम लोग को रिजर्व से, ये रिजर्व है ना, ये रिजर्व, उससे उतना पैसा तुम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्या होगा वो केस में, वो जो CRR रहता है वो फिक्स हो जाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, वो कहीं यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आगे कहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रिजर्व से यहाँ पे उतना डालना पड़ेगा। तो सपोज़ करो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर निकल जाएगा, यहाँ पे CRR आ जाएगा। ठीक है, तो CRR आ जाएगा, तो ये 200 मेरा इक्विटी प्लस CRR जितना है उतना मेरे को क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा। एक और कंडीशन है वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले CRR क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, मेरा नेटवर्थ वापस रिस्टोर हो जाएगा वही लेवल पे। ठीक है, क्योंकि CRR फिक्स्ड है, वो कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उनको एक क्रेडिबिलिटी रहेगी कंपनी की कि कंपनी डूब नहीं सकता और लोन का रिपेमेंट कर पाएंगे। अब CRR कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि आपको जितना रिडम्पशन करना है उतना CRR क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर कंपनी CRR क्रिएट नहीं कर सकती तो उनको उतना ही अमाउंट जितना रिडीम करना है उतने का नया शेयर इशू करना पड़ेगा। नया शेयर इशू करने का भी वही लॉजिक है, ताकि अपना नेटवर्थ ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे को 300 करोड़ रिडीम करना है, 300 करोड़ रिडीम करना है और मेरे को नेटवर्थ भी मेंटेन करना है, तो अगर ये 300 रिडीम करूँ, उसकी जगह अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दूँ नया, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू कर दूँ 300 का, तो नेटवर्थ मेरा सेम हो जाएगा। तो रिडम्पशन के लिए पहला चीज़, या तो CRR में ट्रांसफ़र करो या उतने ही अमाउंट का कैपिटल इशू करो नया, तो मेरा नेटवर्थ मेंटेन हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। सबसे पहले रिडम्पशन के कंडीशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक तो CRR क्रिएट करना अपने को, अगर CRR नहीं क्रिएट किया तो नया इशू करना है, न्यू इशू ऑफ कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि उतने ही इशू करो कैपिटल, मतलब मैक्सिमम इशू करो, बाकी सारे रिजर्व को सेट ऑफ करके। अभी रिजर्व जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ पड़ा है, ठीक है,
तो पहले मैंने 100 CRR में डाल दिया, अभी मेरे को और कितने की ज़रूरत है, 300 का रिडीम करना था, 100 तो मेरे पास रिजर्व में पड़ा है, तो 200 करोड़ और चाहिए, तो 200 करोड़ का नया इशू करो। तो ये 2 कंडीशन हो गए अपने, एक तो हो गया CRR क्रिएट करो, एक नया कैपिटल इशू करके भी हम लोग रिडीम कर सकता है। बाकी इसमें और ध्यान रखने की कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो रिज़र्व है ना, रिज़र्व अपना, इसमें भी कुछ कंडीशन दे दिए हैं कि वही रिज़र्व CRR में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो रिज़र्व डिविजिबल है, मतलब जिसको हम लोग डिविडेंड देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अब डिविडेंड देने के लिए जो जो रिज़र्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसकी कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्ट दी है कि ये रिज़र्व है, उनको आप डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं हम लोग, वो कौन से रिज़र्व है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट है ना, बस इसी में से CRR क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिज़र्व, जितने भी रिज़र्व, बैलेंस शीट में बहुत सारे रिज़र्व रहते हैं, उन सबको नहीं टच करने का, सिर्फ ये जो है वो ही टच करने का। तो इसमें सबसे पहला जो अपना आता है, ठीक है, ये पार्ट, सबसे पहला जो रिज़र्व आता है वो आता अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, P&L में कुछ बैलेंस है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व। ठीक है, तीसरा अपना आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व। ओके, और जनरल और भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मैं अदर फंड करके लिख रहा हूँ, अदर फंड। इसके मैं एग्जांपल दे देता हूँ अदर फंड में क्या क्या आ सकता है। एक आता है इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड। ठीक है, वैसे ही आता है अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व, इंश्योरेंस फंड। ओके, इंश्योरेंस फंड हो गया। फिर आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, एक्सेट्रा। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन आ गई, जो अदर फंड में है ना, एक कंडीशन है। अदर फंड मोस्टली हम लोग कब क्रिएट करते हैं, इंश्योरेंस फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड क्रिएट करते हैं जब हम लोग का कोई लाइबिलिटी होता है इंश्योरेंस का, कि मेरे को आगे चल के 1 साल के बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है। तो प्रीमियम भरने के लिए क्या करूँगा, मैं इंश्योरेंस फंड से पैसा निकालूंगा। वैसे ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन होता है, कोई वर्कमैन ने कोई केस कर दिया कंपनी पे कि मुझे कम सैलरी मिला है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पनसेशन होते हैं। तो वो केस में कंपनी एक नया फ़ंड क्रिएट कर देती है कि इन केस अगर मुझे पेमेंट करना पड़ा तो उसके लिए मैं पहले से उतना पैसा निकाल के रखूँ। तो ये जितने भी फ़ंड हैं वो भी यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन उसका एक ही कंडीशन है, जितना भी मेरा लाइबिलिटी पहले बन रहा है उन फंड के अगेंस्ट में। जैसे इंश्योरेंस फंड है, इसमें मेरे पास 100 करोड़ पड़ा है और मेरे को पता है इसमें से 60 करोड़ मेरे को लाइबिलिटी आने वाला है, 60 करोड़ का लाइबिलिटी आने वाला है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है। तो जो बैलेंस बचा ना 40 करोड़, वो ही मैं CRR क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। वैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन में और जो भी अलग अलग छोटे छोटे फंड्स है जो क्रिएट करती है वो, तो ये अपना डिविजिबल प्रॉफिट है जिससे हम CRR क्रिएट कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ इसमें। फिर दूसरा रहता है अपना नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपना है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट।